हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद तारर साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है अमेरिका से। और बहुत शुक्रिया सर, हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। My pleasure. Thank you. सर, बहुत अहम खबर हमारे पास आई हैं और 3-4 खबरें हैं। और सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के सर्कमस्टांसिस पे बात करूंगी। और वो आपको पता है, जैसे कि वीट, अगर हम गेहूं की बात करें, पाकिस्तान में गेहूं जो है वो 150-200 के राउंड अबाउट मिल रहा है पर केजी। जबकि हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहां पर 40 रुपए उम्दा, यानी कि सबसे अच्छा जो क्वालिटी वाइज 40 रुपए पर केजी मिल रहा है। तो सर, वीट कहाँ पर जा रहा है? और हम गेहूं को, मुझे लगता है आने वाले टाइम में ही इतना महंगा होने जा रहा है। मतलब कहाँ पे हम एग्जिस्ट करेंगे? इतना महंगाई होती जा रही है। देखें, उसमें रबिया, एक तो फूड सेफ्टी, फूड का इशू एक इंटरनेशनल क्राइसिस है इस वक्त। शॉर्टेज ऑफ जो गंदम है वो तो पूरी दुनिया का एक इशू बन रहा है। लेकिन खासकर जहां पे डेवलपिंग कंट्रीज है, जहां पे चीजें ऑर्गेनाइज नहीं है, जहां पे करप्शन है, जहां पे मैनेजमेंट नहीं है, वहां पे ये क्राइसिस आपको ज्यादा गहरे डीप होते नजर आएंगे। लेकिन उसमें अब भारत के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते वो इस तरीके से। एक तो उनकी करेंसी का डिफरेंस है। आपकी करेंसी के हालात कुछ और हैं, उनकी करेंसी के कुछ और हैं। वहां पे डॉलर इस वक्त भी मेरा ख्याल है लगभग 80 रुपए के करीब है, मेरे ख्याल में, अंदाजा मैंने चेक नहीं किया। आपका डॉलर जो है 280 के करीब है ऑलमोस्ट। और दूसरा, भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है, एग्रीकल्चर कंट्री है। वहां से पे उनका अपना आप भी एग्रीकल्चर कंट्री हैं, लेकिन कई सालों से गंदम आप इंपोर्ट करते हैं। आपने जहां पंजाब के अंदर इतनी जरखेज जमीन थी जहां पे सारी गंदम होती थी, वहां आपने सारी हाउसिंग सोसाइटियां बना के तो आपने अपना सारा वो सिलसिला खत्म कर दिया है। तो उस वजह से ये क्राइसिस अभी मजीद डीप होते नजर आएंगे। आपके इस शो से पहले मैं देख रहा था कि गंदम का रेट जो है वो 20 रुपए का आटा जो है, 20 किलो का आटा जो है वो तकरीबन 3,000 रुपए का हो चुका है, और मजीद अभी बढ़ेंगे। क्योंकि आज की जो रिसेंट रिपोर्ट है उसके हिसाब से आपके पास सिर्फ 4 बिलियन, 4.5 बिलियन फॉरेन रिजर्व रह चुके हैं। आपके कंट्री ने जो 2 किस्तें दी हैं, एक दुबई में किसी को, उन पे आपके फॉरेन रिजर्व्स आर गेटिंग एट द वेरी डेंजरस लेवल नाउ। दिस अ बिग इशू। बिल्कुल सर, ये तो वाकई ही सर्कमस्टांसिस बहुत ही खतरनाक सिचुएशन इख्तियार कर चुके हैं। हम कोयटा की जानिब देखते हैं, हमारे कोयटा पेशावर की जानिब, जो बड़ा ही खूबसूरत एरिया है, उसमें रोटी 60 रुपए की हो गई है। और पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग या कुछ सहाफी हैं, वो ये कह रहे थे, रोटी का जब मतलब कीमत सुन के वो कहते हैं हमें भी पाकिस्तान में मोदी चाहिए। तो आखिर सिचुएशन है क्या? और हमें मोदी ही क्यों चाहिए, जो मतलब उन्होंने इंडिया में इतना अच्छा मतलब पॉलिसीज अपनाई हैं और महंगाई नहीं बढ़ने दी। तो पाकिस्तानी सहाफी भी अब बोल पड़े हैं, मीडिया भी बोल पड़ा है, क्या कहेंगे? देखें, मैं मोदी साहब का कंपैरिजन करना चाहूंगा वो इस तरीके से कि आज से कुछ अरसा पहले आपने देखा होगा, तकरीबन 5 साल, लास्ट 5 इयर्स, दुनिया के अंदर तमाम मुल्कों के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, कौमियत के हवाले से। उसमें यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब थे। आप इंग्लैंड देखें तो वो ब्रेक्सिट से निकल गया था। फ्रांस के अंदर मैक्रां जीते, जो कि एक बड़े यंग आदमी थे, और उनकी पार्टी बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, इतनी पुरानी नहीं थी, 3-4 साल पुरानी थी। उसके बाद अरब स्प्रिंग आई, उसके बाद मोदी साहब आए, और आपके पास खान साहब आए। ये सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, सारी नेशनल मूवमेंट्स खत्म हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। लेकिन मोदी साहब की गवर्नमेंट खड़ी है, नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन देखें, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन। मोदी साहब ने एक तो उनमें नेशनलिज्म को उजागर किया। दूसरा, वो सिर्फ फोकस करते हैं हिंदू वोट्स पे, आपने देखा होगा। और मैं ये वाकई कहूंगा, एक तो ये मॉडर्न इंडिया की बुनियादें जो रखी थी वो नरसिम्हा राव ने रखी थी और मनमोहन सिंह ने रखी थी, और उसके बाद वो कंसिस्टेंट रहे हैं। मेरा ये क्वेश्चन ये होगा, जिन्होंने कहा है कि हमें मोदी चाहिए, उनसे मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि आप हमारे पाकिस्तान में देखें, हमारे लीडर कहां से आते हैं, जाते कहां हैं। आपके लंदन से लीडर आते हैं, लंदन वापस चले जाते हैं। आपके इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का कोई रिटायर आदमी भी पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करता। आपका जुडिशरी का कोई जज भी जो रिटायर होता है तो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करता, और वो ऐसे वही चला जाता है जहां उनके एसेट्स होते हैं, जहां उन्होंने अपने पैसे छुपा के रखे होते हैं, घर बनाए होते हैं, वो वहीं चले जाते हैं।
मोदी साहब का मुझे मैं पूछूंगा, इस आपके इस वक्त जो 2-4 ऊपर लीडर हैं, खान साहब के बच्चे भी लंदन है। लोगों के बच्चों को कहते हैं कि आए जिहाद करें, ये सियासत नहीं जिहाद है। लोगों के बच्चों को कहते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप उम्रा हज करने ना जाएं, यहां पीटीआई के लिए काम करें। फिर उनके तकरीर शुरू करते हैं अय्या का नाबदू अय्या नस्ताइन के साथ, जलसे का नाम रखते हैं अमर बिल मारूफ, लेकिन बच्चों को लाना पसंद नहीं करते यहाँ पे। दूसरे लीडर इस वक्त आपके कहाँ हैं? आपके मियां साहब लंदन में हैं, मरियम नवाज लंदन जा चुकी है, हमजा शबाज लंदन है आपके। तो ये आपका और उनका कंपैरिजन नहीं है। दर हकीकत आपके अंदर, मैं हमेशा ये कहता हूँ, कौमें कौमियत के बगैर सर्वाइव नहीं कर पाती, और आपके अंदर इस वक्त कौमियत नहीं है। नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। मोदी साहब का ना कोई बच्चा लंदन है, ना उनकी बीवी लंदन है, ना उन्होंने यहां से निकल के दोबारा लंदन में सेटल होना है। तो सबसे पहले तो मैं उन जो आपके जो लोग जो कहते हैं कि हमें मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, पहले तो ये डुअल नेशनैलिटी का कानून खत्म करें कि जो भी डिसीजन मेकर हो उनकी डबल नेशनैलिटी ना हो, उनके बच्चे बाहर ना हो, और दूसरे जो भी इन ओहदों पे हो उनके नाम ईसीएल पे हो। ये एक्सरसाइज आप 5 साल करें, आपको अपने अंदर से ही मोदी मिल जाएगा। लेकिन ये कि आपके अंदर ये चीजें नहीं है, और ये आज का इस एक पार्टी का एक रजीम का मसला नहीं है। 76 साल से 76 ईयर्स मैं किसी के साथ डिबेट, जो भी किसी को डिसएग्री करता हूं, डिबेट करने के लिए उसके आई एम रेडी टू डू दैट। 76 साल के अंदर आपके साथ धोखे हुए हैं, आपके मुल्क को लूटा गया है बड़ी बेदर्दी के साथ, और इसका सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। ब्लीडिंग आपकी जारी है। जब एक मरीज को इमरजेंसी रूम में लाया जाता है, सबसे पहले उसकी ब्लीडिंग रोकी जाती है, ब्लीडिंग के बाद उसके दर्द की दवा की जाती है। लेकिन आपकी ब्लीडिंग 76 साल से जारी है। आपके मुल्क के 2 टुकड़े हो चुके हैं, और दूसरों के हालात भी जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन आपकी ब्लीडिंग रुक नहीं पा रही। उसकी वजह यह है कि आप सीरियस ही नहीं है। आज मेरा ये क्वेश्चन है 22-23 करोड़ लोगों से, कोई मुझे बता सकता है कि आज आपके फैसले कौन कर रहा है? आपको इस मुसीबत में से निकाल के कौन बाहर लाएगा? आपके एंटी करप्शन भी करप्शन में इन्वॉल्व है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी भी करप्शन में इन्वॉल्व है। और इन सर्कमस्टांसेस में आपको मेरा मुझे तो कोई हल नजर नहीं आता। आई हैव बीन स्टडीइंग पॉलिटिकल साइंस ऑल ऑफ माय लाइफ। मैं लॉ स्कूल में 2 दफा गया हूं। मुझे कोई इस वक्त फर्दे वाहिद या कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन नजर नहीं आती जो पाकिस्तान को संभाला दे सके। बिल्कुल सर, ये तो सवालिया निशान है। इसका कोई हल तो खासकर नज़र नहीं आ रहा किसी भी जानिब से। और अभी भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं और लोन लेने की सूरत हाल में गए हुए हैं, उधर जो लोन आएगा वो भी पता नहीं हम तक पहुंच भी पाता है कि नहीं पहुंच पाता। और जो हमारे वो कहते हैं ना गरीबों के, वो जो लॉयर मिडिल क्लास तबका है, वो जब टैक्स पे करते हैं तो वो उनकी सिचुएशन कुछ और हो जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क जो भारत है, हम उनसे सर अपने ट्रेड क्यों नहीं बहाल कर लेते? व्हीट उधर इतनी सस्ती है, मेडिसिन्स भी तो हम उधर से खरीद रहे हैं। हम एक अपने कश्मीर के इशू को साइड पर रखते हुए जो है वो मामलात को क्यों नहीं सॉल्व कर लेते, या फिर उनके साथ ट्रेड क्यों नहीं बहाल कर लेते? हम कब तक कश्मीर में अड़े रहेंगे? हालांकि वो कहते हैं कि यहाँ पर कहा ये जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे कि पाकिस्तान में 2 प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। यानी कि इसको समझ नहीं आ रही सिचुएशन कहाँ जा रही है, किसकी सुने? अगर 2 प्राइम मिनिस्टर हैं तो किसकी सुने? कौन इम्प्लीमेंटेशन पे पूरा उतरेगा और कौन काम करेगा? तो हम अपने ताल्लुकात क्यों नहीं बेहतर कर लेते कश्मीर इशू को साइड पे करते हुए? देखिए, इसके बारे में मैं कहूंगा, क्योंकि पहले जिस तरह मैंने आपको अर्ज की कि नेशनलिज्म कोई नहीं, आपके डिसीजन लेने वाले नेशनल इंटरेस्ट नहीं देखते। आपका नेशनल इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो भारत के साथ ट्रेड करना, भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप करना आप इसके लिए इस वक्त आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि लाजमी है। मैं यहाँ पे ये करना चाहूंगा कि पिछले दिनों एक खबर निकली थी कि मोदी साहब पाकिस्तान आने के लिए तैयार थे, और जो जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि जो प्रपोजल उस वक्त थी कि कश्मीर के मसले को 20 साल के लिए साइड पे रख दिया जाए और अपने रिलेशनशिप बेहतर किए जाए, ये प्रपोजल थी उस वक्त। लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली खान साहब की पीरियड की बात कर रहा हूं, लेकिन खान साहब को शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि अगर आप ये करेंगे तो आपके खिलाफ एक बहुत बड़ा रिवोल्ट होगा कश्मीर के हवाले से, और फिर उसमें खान साहब ने यू टर्न ले लिया था। जिस तरह खान साहब सुबह कुछ कहते हैं, शाम को चेंज कर लेते हैं।
लेकिन ये कि इसमें ये मैं कंफर्म नहीं है, खबर मैंने सुनी थी कि दीज वर द प्रपोजल्स, और उसमें मोदी साहब वाज अग्रीड टू कम टू पाकिस्तान टू टेक अ न्यू स्टार्ट। लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली हमारे जिस तरह के आपको बताया है कि जो डिसीजन लेने वाले हैं वो नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन नहीं लेते, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं कि उनको क्या सूट करता है और उनको क्या सूट नहीं करता। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है, और ये आज से नहीं हो रहा, बड़े अरसे से हो रहा है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि भारत के अंदर उनके लीडरान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ट्रेंड नहीं है। हमारे जितने ज्यादा सारे के सारे लीडर और सारी पार्टियां जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ट्रेंड होकर आए हैं। हमारे जो भुट्टो साहब थे, जो बहुत बड़े पॉपुलर लीडर थे, वो अयूब खान साहब के बरखुरदार थे वो। उसके बाद नवाज शरीफ दूसरे नंबर पर हमारे हैं, वो जियाउल हक के बच्चे थे वो। अब तीसरे जो मिस्टर हैंडसम है वो जनरल जहीरुल इस्लाम के बच्चे हैं। तो ये सारे बच्चे एस्टेब्लिशमेंट के हैं, उनके साथ चलते हैं। एजेंसियां पाकिस्तान को चलाती हैं। दर हकीकत अगर देखा जाए तो उनको पता नहीं कमांड ऊपर कौन करता है, उनको ऑर्डर कौन देता है, डिसीजन कौन करता है। जिस तरह की आज की खान साहब की स्टेटमेंट है कि खुदारा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना करे, और अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। कराची के अंदर एमक्यूएम को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर और इस किस्म की सियासी सरगर्मियां नजर आ रही हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इज टेकिंग प्लेस। बिल्कुल सर। और दूसरी जानिब चले, अगर हम जियोपॉलिटिकल इरा की बात कर ही रहे हैं तो हम चाइना की बात कर लेते हैं, उनके साथ रिलेशन की बात करते हैं। तो इस बार चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, आईएमएफ को मतलब कन्विंस कर रहा है कि पाकिस्तान को कर्जे मिल जाए। आखिर चाइना को क्या डर है कि वो पाकिस्तान के जो उन्होंने कर्जे दिए हुए, क्या पाकिस्तान उनको पे नहीं कर पाएगा? क्या सिचुएशन है जो पाकिस्तान को वो सपोर्ट कर रहा है? देखें, इस वक्त पाकिस्तान के जितने कर्जे हैं उनमें से 30% कर्जे जो है चाइना के। और इस वक्त चाइना की इकानमी अपनी जो है वो स्लगिश है, उनका सप्लाई चेन जो है वो बहाल नहीं हो रहा है, वहां पे कोविड का बड़ा सख्त जोर है। और यह सिर्फ चाइना नहीं है, आप सऊदी अरेबिया से पैसे मांगते हैं तो वो भी कहते हैं कि जब तक आप आईएमएफ के साथ काम करेंगे तो हम आपको पैसे देंगे। यूएई की डिमांड भी यही है कि अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम में रहेंगे तो हम आपको पैसे देंगे, वरना पैसे नहीं देंगे। देखें, आईएमएफ का प्रोग्राम जो है, और दूसरा जो मेरा पॉइंट है कि आईएमएफ का ये पहला प्रोग्राम नहीं है, 21वां 22वां प्रोग्राम। अगर आप अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाए पहले 21 दफा, तो अब कौन सी गारंटी है कि अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। दूसरा, आईएमएफ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि वो आपको रियलिस्टिक बेस मशवरे देता है, या उनकी शराइत जो होती है वो रियलिस्टिक बेस होती है। इस वक्त आप पेट्रोल को भी सब्सिडाइज कर रहे हैं, आप बिजली को भी सब्सिडाइज कर रहे हैं, और हर पार्टी जो है वो सख्त डिसीजन लेने से कासर है। वो समझते हैं कि अगर हमने इस तरह के डिसीजन लिए तो हमारे वोट खराब होंगे। तो मेरे ख्याल में ये जरूरी है, हर बंदा जो पैसा देता है जाहिर उसको चाहिए होता है कि मेरे पैसे वापस मुझे मिले, लेकिन लग नहीं रहा जो का, क्योंकि आपने $30 बिलियन एक साल के अंदर देना है, इस अगले साल के अंदर आपने वापस किस्तों की कर्जों की शक्ल में। इस वक्त ये भी बातें चल रही हैं कि पहले डेट फॉरगिवनेस, कि आपको लोग अपने कर्जे छोड़ दें, आप माफ कर दें आपको। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा है कि आपकी करप्शन की स्टोरियां इस वक्त हर दुनिया के कैपिटल के अंदर बातें हो रही हैं कि आप पैसे लेकर आप भाग जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, कहीं और मुल्कों में पैसा ले जाते हैं। यहां तक कि जब यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान गए थे सैलाब ज़दगान को देखने के लिए, तो मजबूरन शहबाज शरीफ साहब को कहना पड़ा था कि आप पैसे दें तो प्लीज हमें लेकर भागेंगे नहीं, क्योंकि आपका माजी में बिल्कुल इसी तरह होता रहा। आपको जल्जले के पैसे मिले, आप वो भी खा गए, आपको कोविड के पैसे मिले, आप उनमें भी हेरा फेरी कर गए, और दीदा दिलेरी के साथ आप पैसे जो है उनको लेकर भागते हैं। तो अब लोग अल्टीमेटली हुकूमतें, इस वक्त देखा जाए तो पूरी दुनिया की इकानमी जो है वो स्लो हो चुकी है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल कंपैरेटिवली पिछले साल 3.2% इकानमी की ग्लोबल ग्रोथ थी, और इस अगले साल में 2.7 होगी। तो पूरी दुनिया के जो है, एक तो वो ग्लोबल रिसेशन है, और दूसरा सारी दुनिया की तवज्जो इस वक्त यूक्रेन वार पे है। आपके सैलाब को इस वक्त लोग नहीं देख रहे, क्योंकि आप खुद भी नहीं देख रहे। आपका कोई टीवी एंकर, कोई टीवी चैनल उन पे बात नहीं कर रहा कि सैलाब ज़दगान, तो दुनिया क्यों करेगी आपसे बात?
एग्जैक्टली सर, ये तो एक सवालिया निशान है। और अगर आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ खजाने में $4 बिलियन रह गए हैं। एक ये सिचुएशन है। जबकि हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो उधर एक रिपोर्ट शाया की गई है, इंटरनेशनल रिपोर्ट है, और जिसके मुताबिक 2047 में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो $20 ट्रिलियन की है, इकोनॉमी हो जाएगी। तो मतलब उधर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन जाएगा या सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगा। तो पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है इकोनॉमी वाइज, और खजाने में जो पैसे हैं वो भी आपके सामने हैं, और सर्कमस्टांसेस को आप कैसे देख रहे हैं? इस वक्त आपके जो एंकर हैं उन्होंने तो पाकिस्तान का कंपैरिजन शुरू कर दिया है, लोगों को माइंड बनाना शुरू उन्होंने कर दिया है। कुछ एंकर्स ने, मैंने उनके प्रोग्राम सुने हैं कि उन्होंने श्रीलंका, घाना, अर्जेंटीना, ग्रीस, इनके बारे में बातें करनी शुरू कर दी हैं कि जब कंट्री डिफॉल्ट करते हैं तो क्या होता है। तो दर हकीकत अब सूरत हाल यही है मेरे ख्याल में। आपकी इस वक्त इकानमी को बाहर से पैसे लाने नहीं चाहिए। कई दफा आपका सिस्टम इतना खराब हो चुका होता है कि उसको बचाने से को फायदा नहीं होता। उससे बेहतर ये होता है कि आप एक दफा कंप्लीटली आप डिफॉल्ट में जाएं, कोलैप्स करें, बल्कि कर्जे सारे उनको जवाब दें, ना जाएं, उसके बाद एक दफा दोबारा शुरू हो, ताकि कौम को भी पता चले कि डिफॉल्ट क्या होता है। उसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपके 15-15 घंटे की लोड शेडिंग होगी, और आजकल हो भी रही है आपके लोड शेडिंग। कई एरियाज के अंदर इस वक्त 15-15 घंटे की लोड शेडिंग है। और आप प्रैक्टिकली तो जिस तरह है, आप डिफॉल्ट हो ही चुके हैं। आप तो बाहर से जो पैसा आएगा वो कौन सा पाकिस्तान आना है, वो तो बाहर ही चला जाएगा। तो ये चाहिए कि एक दफा सख्त डिसीजन लिए जाए, सब्सिडीज बंद की जाए, डॉलर को मार्केट के साथ एडजस्ट किया जाए। जिस तरह 270-75 का डॉलर है, उसको बिल्कुल ये फेक जो आपने आपका बैंक रेट है उसको चेंज किया जाए। और एक दफा कौम को भी पता चले कि असल चीजें क्या है, हकीकत क्या है। इस वक्त आप गलत ट्रक की बत्ती के पीछे हैं। आपको जो बताया जा रहा है कि ये सियासत नहीं जिहाद है, तो इस कौम को भी एक दफा मौका दिया जाना चाहिए कि जिहाद करके देख लेंगे। इनको पता चलना चाहिए कि ट्विटर जो होता है, ट्वीट से खाना नहीं मिलता, ट्वीट बिल्कुल। बेचकर आप रोटी नहीं ले सकते। तो ये बच्चों को ये भी पता होना चाहिए, ये जो अमीर घरों के बिगड़े बच्चे हैं, अल्टीमेटली दे नीड टू रियलाइज कि हकीकत क्या है। साजिद साहब, यहाँ पर तो हमें वाकई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि सारी आवाम अपने अपने मुफाद को देख रही है। कि लगता है कि उनको यकीन ही नहीं है कि पाकिस्तान कल तक सरवाइव कर भी पाएगा कि नहीं। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर तारी हुई है। तो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करने के पीछे उनकी पॉलिसीज क्या है, वो क्यों इस तरह इतना ग्रो करें? इवन कि कोविड पेंडेमिक के बाद भी हमने उनकी जो ग्रोथ रेट है वो भी ज्यादा देखी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। चाइना से भी ज्यादा उन्होंने ग्रोथ रेट शो किया है इस बार, हम देख रहे हैं। तो क्या पॉलिसीज है उनकी? पॉलिसी से पहले मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज वेरी सुपीरियर। आप ये देखें कि वो इंडिया से डिग्री लेकर आते हैं और यहाँ पे आके अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस, अमेरिकन बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज बनते हैं। सबसे बड़ी उनकी तरक्की का वजह ये है कि वो उनका डायस्पोरा बाहर आता है तो मास्टर डिग्रियां साथ लेके आता है, H1 वीजे पे आता है। हमारा आपके इस वक्त एजुकेशन की हालत ये है कि आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी इस वक्त इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं। और जो अखबारें छपती हैं 2-4 इंग्लिश में, वो सिर्फ एम्बेसियों के लिए छपती हैं, वो लोग नहीं पढ़ते। ऐसे ही आपके जो सियासी लीडर हैं, मजबूरन उनको ट्वीट भी उर्दू में करना पड़ता है। जब तक वो उर्दू में ट्वीट ना करें, कौम पढ़ नहीं सकती। एक तो फंडामेंटल ये पॉलिसी रिलेटेड पॉलिसीज बनाई थी किसी ने पहले भारत की तालीम के बारे में, और आपके वो हालात नहीं। कल किसी में एक मेरे दोस्त थे हैदराबाद से, उन्होंने कहा कि हैदराबाद के अंदर इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस मौजूद हैं जितने पूरे पाकिस्तान में नहीं। और दूसरा उसमें ये है कि विल होनी चाहिए, नेशनलिज्म, कि हमने भारत को तरक्की देनी। भारत, पाकिस्तान में नेशनलिज्म नहीं है। 7.5 लाख लोग तो एक साल में भागे हैं पाकिस्तान से, और 7.5 लाख वो हैं जिनका डाटा आपके पास मौजूद है, और 7.5 लाख एक साल में भागे हैं जो इंजीनियर और डॉक्टर हैं। जो इलीगल तरीके से भाग रहे हैं, यहां से पैदल चल के इस्तांबुल जा रहे हैं पाकिस्तान से, वो तो आपके डाटा में मौजूद ही नहीं। तो जब इस तरीके से लोग अपने मुल्क को छोड़ छोड़ के मजबूरन भाग रहे हो, तो वहां क्या होना है? वो पॉलिसीज तो बाद में बनेगी जब आपके वहां पर एजुकेशन होगी। आपको लोगों को पता ही नहीं है असेंबली का क्या मतलब है। असेंबली का मतलब क्या बनाया जाता है कि 5 करोड़ का इलेक्शन लड़ना है, 50 करोड़ बनाना है वहां से। तो फाउंडेशन नहीं ना आपके अंदर, हकीकत आपकी फाउंडेशन ही गलत है।
इस वक्त आपने सोसाइटी में से किरदार साजी और शराफत को प्रमोट करना छोड़ दिया और वो खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट आपकी सोसाइटी में से। मैं अक्सर एक चीज मुसलसल बार बार कहता हूं कि इस वक्त तो शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता को नहीं देता पाकिस्तान। सही बात है। हाँ, बिल्कुल ये पूछा जाता है कि लड़का जी क्या इसकी आमदन है, कितनी करप्शन करता है, उस हिसाब से लड़की का रिश्ता दिया जाता है। शरीफ आदमी को जिसने, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, ग्रेड 17 का एक लेक्चरर होता है कॉलेज का, और ग्रेड 17 का एएसपी होता है या असिस्टेंट कमिश्नर होता है। अगर किसी बच्ची के घर में ये 3 रिश्ते आते हैं, 2 रिश्ते आते हैं, एएसपी का आता है या लेक्चरर का तो पूछेगा भी नहीं, हालांकि बड़ा बिल्कुल। बाइज्जत प्रोफेशन है। सारे पैगंबर जो सारे टीचर थे वो हमेशा एएसपी को देगा, क्योंकि वहां पे 7 2 नंबर कमाई है, सारा लूट मार है वहां पे। तो जब आपने बहसीत सोसाइटी शराफत को प्रमोट करना छोड़ दिया है तो उसमें पॉलिसियां कौन बनाएगा? पॉलिसियां भी तो यही लोग बनाते हैं ना। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, इस वक्त आपको पानी दूध का गिलास खालिस पूरे लाहौर से नहीं मिलेगा आपको। आपके मजदूर भी करप्ट है, फ्रूट बेचने वाला भी करप्ट है, मिस्त्री भी करप्ट है। तो आप किस तरह ये सोच सकते हैं कि आपका वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शरीफ हो जाए, वो फरिश्ता आ जाए? क्योंकि आपके मजहब में ये लिखा गया है कि आप जिस तरह की कौम होगी उसी तरह का लीडर मुसल्लत कर दिया जाएगा। जब बहसीत कौम ने आपने ये फैसला कर लिया है तबाही का, तो वजीर आजम भी तो आप में से ही है। देखें वो फ्रेंच थोड़ी है, वो ये जर्मन तो नहीं ना। आपकी फौज या एस्टेब्लिशमेंट के बारे में लोग गालियां निकाल रहे हैं इस वक्त, वो कौन सा बाहर से आए हैं? वो भी तो आप में से है, वो फ्रेंच और जर्मन थोड़ी। आपका माइंड सेट ऐसा आपने कर लिया है कि हमने अब तबाही की तरफ जाना ही जाना है। तो इस तरह असेंबलियों में भी आपके रिश्तेदार बैठे हैं, आपके बहन भाई बैठे हैं, अब फौज में भी वही है, एस्टेब्लिशमेंट में भी, एजेंसियां भी वही चला रहे हैं। पाकिस्तानी है जो एजेंसियां चला रहे हैं, ऐसे ही है। वो भारतीय तो नहीं ना, वो आपके दुश्मन तो नहीं है। लेकिन मोरालिटी को नहीं। आपका मसाइल जो है इस वक्त रबिया, आपके मसाइल जो है वो मुआशी मसाइल नहीं है, आपके इखलाकी मसाइल। इखलाकी मसाइल ये हैं कि आपने आपने हराम और हलाल का तमीज छोड़ दी। एग्जैक्टली। आज पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक चीज कोई सोच ले, अगर सिर्फ एक चीज हो, खौफ खुदा सोच ले, आपके 99.9% आपके मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन आपके खौफ खुदा ही, आप इस वक्त बिल्कुल आप फ्री फॉल में हैं। और कोई एक ऐसा, आप ही मुझे बता दें, आप तो लाहौर में बैठी हैं, आपकी नजर में कोई ऐसा, आपके पास कोई ऐसा मर्द मोमन है या कोई ऐसा मर्द है लीडर जो आप समझती हो कि आपको इस मुसीबत से निकाल के बाहर ले आएगा? नो सर। तो बिल्कुल वही, अगर आपको, आप लाहौर में बैठे आप ये कर रही हैं, तो वॉशिंगटन डीसी में जो अमेरिकन या दूसरे लोग भी बैठे हैं दुनिया में, उनको भी पता यही है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। आप यू ऐसे ही। हैव कम टू द डेड एंड, आप तंग गली के आप एंड पे आ चुके हैं। बिल्कुल। तो सर एक रिपोर्ट भी तो आई थी ना जिसमें सर्वे किया गया था पाकिस्तान की ही, वो बल्कि रिपोर्ट थी कि कश्मीरी 70% जो पाकिस्तान में कश्मीर है, जिसे इंडिया जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, तो उसमें कहा जा रहा था कि 70% लोग जो है वो कश्मीर छोड़ के जाना चाह रहे थे। इवन कि पाकिस्तान के लोग भी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहे हैं। तो ये सर्कमस्टांसेस हमारे साथ है। जब पूरा पाकिस्तान ही बाहर निकल जाएगा तो फिर कहाँ पे जाएंगे? देखिए वो मैंने जिस तरह बताया आपको कि सिस्टम इज वेरी क्लोज टू कोलैप्स, सिस्टम इज वेरी क्लोज। इसमें कोई नजर नहीं आ रहा कि बचने की कोई उम्मीद होगी, या आपके 30 बिलियन छोड़कर 300 बिलियन भी ले आए तो जब वो पाकिस्तान पहुंचने नहीं तो क्या फायदा उसका? आपको बचाने के लिए अब देखें कोई गैबी मदद ही आनी है, कहीं से आनी है, वरना आपके मुश्किल हालात बड़े बहुत टफ मुश्किल हालात हैं। देखें जब मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जब खराब होती है ना तो उसमें सोसाइटीज खत्म हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जब अमीर इतना अमीर हो जाए कि उनके बच्चे चार्टर जहाज लेकर न्यू ईयर मनाने के लिए स्पेन और लंदन जाएं और फिर वहां से दूसरे दिन वापस आ जाएं, और 1.5 लाख डॉलर खर्चा जहाजों का हो, और वो बिल्कुल उस पे उनके माथे पे बल ना हो, और दूसरी तरफ पे 30 रुपए की रोटी लेके खाना लग्जरी बन जाए, दिन में 2 वक्त का खाना जब लग्जरी बन जाए, तो वो गैप बहुत बड़ा हो जाता है। उस गैप का बड़ा हो जाता जो है, अगर कोई और कौम होती तो शायद खूनी इनकलाब आ चुका होता। लेकिन आप मेरा ख्याल है कि आप बेहिसी की भी, आप यू आर टचिंग द बॉटम लाइन ऑफ इट। आप बेहिस हो चुके हैं। आप बिल्कुल आप आपको तो टीटीपी ने वालों ने, अब देखें वो उन्होंने आपके घरों में घुस रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं, आपसे तो वही कंट्रोल नहीं हो रहा। बिल्कुल।
तो साजिद साहब बहुत शुक्रिया, आप मेरे रोल मॉडल हैं और बड़ा खूबसूरत तज्जिया करते हैं कि मुझे हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है आपसे। और आप लोगों ने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। सर बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए। आप थैंक यू सो थैंक मच। यू।